कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इनकम आ रहा है कम और आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो इसको बिजनेस की भाषा में बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। कहने का मतलब है 10,00,000 रुपये जो मंथली है वो जो रकम है वो आप अपने पॉकेट से डाल रहे हैं, और ये जो अपने पॉकेट से डालने का जो सिलसिला है अगले 6 साल तक चलता रहेगा, तब जाके आप उसके बराबर कर पाएंगे। कहने का मतलब है आपको तभी 6-7 साल के बाद में ही वो 70,000 के आसपास का वो किराया होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव कैश फ्लो है ना, ये सभी के साथ में होता है, चाहे किसी भी शहर में आप चले जाओ। ये किराए में जो घर बनाने का जो ट्रेंड है ना, उसमें आपको शुरुआती तौर पे शुरुआती कम से कम 6 से 7 साल आपको नेगेटिव कैश फ्लो में ही जाना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है, या फिर जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शुरुआती तौर पे ऐसा ही फेस करना पड़ेगा। ये था एक ऑप्शन जिसमें इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपया अगर फिक्स डिपॉजिट किया तो अगले साल आपको कितना रकम हो जाता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1,06,000 रुपया, 1,07,000 रुपया, यही होगा। लेकिन आप हमारी कंपनी में अगर करते हैं तो 1 लाख रुपया कितना होता है? अगर 1 लाख रुपया अगर हमारी कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल वो 1,36,000 रुपया होता है। आप सोच सकते हैं कहाँ से 7%, कहाँ 6% और कहाँ 36%। हमारे कंपनी में एक साल में 36% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन मैंने बताया कि ये फिक्स डिपॉजिट का और उसके बाद में रेंटल इनकम पाने के लिए जो आप बिल्डिंग बनाएंगे, ये सब ऑप्शन है। इसके अलावा जो LIC वगैरह में भी जो पैसा वैसा डालते हैं ना, हमारे प्रोग्राम में देखिए ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी जो बोलते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही है कि भाई आप जो भी पैसा लगाएंगे आप वो पैसा को आज ही एंजॉय कर पाएंगे और आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर कोई इसमें इन्वेस्ट करके हर कोई आदमी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हैं, आप हमारे बताए हुए फ़ोन नंबर्स, शायद फ़ोन नंबर्स थोड़ा दिखा दीजिएगा ना, तो वो फ़ोन नंबर्स जो भी होंगे उस फ़ोन नंबर्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप आप कीजिए उस नंबर में, बताए हुए नंबर्स में। आप किसी भी शहर में रहते हैं, आपको आपका आधार कार्ड का दोनों तरफ और पैन कार्ड का सामने का, ये आपको हमारे पास भेजना पड़ता है। इसके अलावा जिस चेक से आप हमको पेमेंट करेंगे उसका फ़ोटो, ताकि चेक का फ़ोटो का मतलब क्या होता है कि आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, बैंक और IFS कोड और आपका चेक नंबर, ये सब कुछ जो डिटेल्स होते हैं वो हमको एग्रीमेंट में आपको लिखना होता है। तो ये जो भी चीज़ है ये आप केवल 3 ही चीज़ आप हमको करके देते हैं, आधार कार्ड आगे पीछे, पैन कार्ड सामने का और चेक का फ़ोटो। ये अगर आप भेज देते हैं तो हम आपको आपका एग्रीमेंट बना के आपको फिर से एग्रीमेंट का ड्राफ्ट भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पे। जब आपको एग्रीमेंट का ड्राफ्ट मिल जाता है आप उसमें चेक कीजिए कि जो भी है, जो भी पर्टिकुलर्स हमने लिखा है वो सब सही लिखा है, या फिर कोई क्लॉज आपको अगर समझ में नहीं आया या फिर क्लॉज को चेंज करना है तो हम उसमें चेंज करके फिर अगले दिन का डेट हम लोग फिक्स करते हैं। और वो चाहे वो आपके घर का होगा, चाहे हमारे ऑफिस का होगा, या फिर हमारा कोई भी एक रेस्टोरेंट का हो सकता है, या फिर कोई वकील का रूम हो सकता है, वहाँ पे हम नोटरी पब्लिक को आपके साथ में रखेंगे, मतलब हमारे साथ ही रखेंगे, और नोटरी पब्लिक के साथ में आपका और हमारा सिग्नेचर उनके सामने हो जाएगा। और जिस शहर में जिस राज्य का भी होगा उस राज्य का बॉन्ड पेपर में होगा, और उस शहर का जो नोटरी पब्लिक होगा वो वहाँ से वो हम करवाएंगे। तो मेरे को लगता है कि मैंने सब कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उन सबको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए। नहीं वो तो ठीक है, मेरे स्टॉल 4 नंबर स्टॉल में जो भी आके क्वेरी करना कर सकते हैं, मगर अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप, प्लीज़।
ओके, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, थैंक यू। तो बाकी कुछ इसमें जानकारी हो चाहिए होगा तो आप स्टॉल में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, नंबर यहाँ लिखा हुआ था, उतार लिए हैं। तो उनका कहना भी ठीक है, जो रिटायरमेंट होने के बाद ज़्यादातर लोग जो है घर में ही खर्चा कर देते हैं, और इकोनॉमी का फार्मूला है कि जो 10% से ज़्यादा अपना आय का मकान में खर्च करता है वो कभी अमीर नहीं बनता है। तो आप सोच रहे हैं रिटायर होने के बाद में सारा पैसा, आधा पैसा घर में गाड़ी में खर्च करने वाले हैं, तो आप गरीब बनने वाले हैं। अगर आपके पास ऐसा पैसा हो तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा प्लान है, यहाँ थोड़ा लगाइए और जिंदगी भर खुशहाल रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप विक्का जी का। और हम आगे की चाय आज नहीं मिलेगा क्या? तो चाय आ जाने से हम चाय ब्रेक करेंगे। तब तक मैं जो टेक्निकल जब चीजें हैं आर्थिक गण व्यवस्था का, कि आप इस व्यवस्था के तहत जुड़ेंगे कैसे, ये आपकी नाम से या यूनाइटेड ट्राइब गणमाना एसोसिएशन बनेगी कैसे? दुगा सर और खिलारा मुर्मू ने कहा कि सरकार के जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे जितने योजनाएं हैं, टीआरसी की वजह से आपको जो है मालिक बनाने का रास्ता दे सकता है। तो आपको जुड़ेंगे तभी ना मालिक बनेंगे, कैसे जुड़ेंगे? तो वो प्रक्रिया क्या है उसको जानकारी देने के लिए बंस बहादुर जो टेक्निकल हमारे सपोर्ट मैनेजर हैं आईटी के, तो मैं बंस बहादुर चेन्नई में है, एक आईटी बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, और उसकी धर्मपत्नी अभी जज भी है। 13 ट्राइब्स आते, बहुत यूनिक ट्राइब्स है। पहला जज उनके पूरे समाज से बना है। तो मैं देवलाल चेरवा को बुलाना चाहूंगा कि आप आइए और अपना आगे की कारभार लीजिए। डर कह रहे वो चेरवा बोल दिया, बंस बहादुर है ना, बंस बहादुर, इसीलिए प्रशांत है मतलब, ठीक है। मैं थक गया हूं मैं भी, है ना। सभी को सेवा जोहार। थक गए हैं ना, थोड़ा खड़े हो जाइए भाई, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं जो बोलूंगा आप लोग नहीं सुन पाएंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा अपने आप को ना ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, थोड़ा आगे कर लीजिए। ये मेरा, आप सभी थक गए। थोड़ा कैमरा पीछे घुमा लीजिए कैमरामैन जी, और सभी को देखिए कि कैसे थके मादे और बोझ से दबे हुए सब के सब मेरे पास आ जाओ। फोड़ लिए, बैठा जाए, चलिए बैठिए, धन्यवाद। देखिए, जो बाहर में भी होंगे, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अभी बात करने वाला हूं। अगर जो बाहर में भी होंगे जरूर आ जाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्थिक गण व्यवस्था का और हम बात कर रहे हैं बिजनेस का। तो यही एक कोर या जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, उस पार्ट को मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो देखिए, डॉक्टर टेकाम या अलग अलग मास्टर ट्रेनर जो आए, सभी ने हम लोगों को यही बोला कि हम लोगों को बिजनेस करना है, राइट? यही बोले ना। देखिए, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूं, सब लोगों को हाँ नहीं में जवाब देना है, राइट? हाँ, सभी ने कहा हमको बिजनेस करना है। सभी को पता है कि आने वाले समय में जो हमारे 4 प्रकार के आय के स्रोत थे, कौन कौन सा आय के स्रोत थे? खेती से आय होता था कि नहीं? ये होता है कि नहीं? वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना। दूसरा है जंगल, हम लोग आदिवासी आदमी है ना, अभी सर जी बता रहे थे बहुत सारे फायदे और गुण, सारे चीज तो जंगलों से मिलता था। और तीसरा आय का स्रोत था वो है नौकरी। जैसे मैं भी एक आईटी सेक्टर में काम करता हूं, तो नौकरी है। और चौथा जो आय का स्रोत है वो मजदूर है, और मजदूर वही करता है जो मजबूर होता है, राइट?
तो इसका मतलब यही है कि हम सभी को बिजनेस करना है, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं तो स्टार्ट कहां से करें, बात ये आ जाता है ना। बात वहीं पे आके फंस जाता है कि हमारे पास अगर आप देखिएगा तो पैसों का अभाव है, तो पैसों का अभाव है तो उसका सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर टेकाम सर ने बताया था, कुछ बताया था, कुछ याद है? हाँ, क्या था? बरार सिस्टम, राइट। देखिए 2011 के जनगणना के बाद अभी जो हम अनुमान लगाए जा रहे हैं, हमारे भारत देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं। कितने हैं? 12 करोड़ आदिवासी। उसमें से 1 करोड़ लोग तो कम से कम जॉब में होंगे। अगर औसतम अगर उनको निकाल दिया जाए तो मिनिमम 30,000 की नौकरी कर रहे होंगे। और उसका हम लोग प्रतिनिधित्व बरार की बात करते हैं, तो प्रतिनिधित्व बरार में कितना परसेंट देना है उनको? 1% देना है। तो 1% मतलब अगर 30,000 का है तो उसका 1% कितना होगा? 300 रुपया, राइट, यही होगा ना। और अगर जो बात बाकी है, मान लीजिए वो लोग जॉब नहीं करते हैं, मान लीजिए हम 1 करोड़ आदिवासी को ही मान के चलते हैं, हम तो 11 करोड़ लोग हैं अलग से, लेकिन 1 करोड़ आदिवासी को अगर हम मान के चलें, देखिए 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया इनके पास है, 1 रुपया इनके पास है, 1 रुपया मेरे पास है, वो 1 रुपया का वैल्यू नहीं होंगे। लेकिन 1-1 रुपया को हम अगर आदिवासी यूटीजीए, यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन रूपी अकाउंट जो है, कुआं रुपया अकाउंट जो है, अगर उसमें आप 1-1 रुपया ही डालते हैं, अगर एक दिन में 1 करोड़ आदिवासी उसमें 1-1 रुपया, जो गूगल पे में नहीं, फोन पे में जस्ट टेस्ट करते हैं, अरे डाल के देखते हैं जाता है कि नहीं, अगर सोच के देखिए कि एक दिन में हमारे आदिवासी लोग एक दिन में 1 रुपया और 12 करोड़ लोग डालेंगे तो एक दिन में कितने पैसे आ जाएंगे? 12 करोड़ आ सकता है। एक दिन में 1 करोड़ अगर देखें, अगर 1 करोड़ आदिवासियों की बात करें तो, राइट, 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 करोड़। और 1 साल में जोड़ के देखिए, राइट, 1 रुपये का ताकत देखिए। लेकिन आप फिर क्वेश्चन करेंगे कि अगर मैं 1 रुपया देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बात यही आ जाता है ना, मुझे क्या मिलेगा? मैं 1 रुपया दे रहा हूं, 1 रुपया उनको देना है जो नौकरी पेशा नहीं है, राइट, और जो 1% देना है जो प्रतिनिधित्व बरार है, जो जॉब होल्डर है, जो जनप्रतिनिधि है, जो बिजनेस करते हैं, उनको अपने सैलरी का 1% देना है, राइट, यही है ना। तो सोच के देखिए, अगर आप वो पीपीटी में कहीं पे शायद होंगे, अगर आप देखेंगे, काउंटिंग को देखिएगा तो ले जाइएगा, सोच के देखिए कि अगर 5 करोड़ आदिवासी अगर पैसा उतना जमा करते हैं या 1 करोड़ लोग जमा करते हैं तो हमारे पास कितने ज्यादा पैसे हो जाएंगे। और हमारे समाज के पास अगर इतना ज्यादा पैसा होगा तो किसी नेता के पास हाथ जोड़ने की जरूरत है क्या? देखिए, वो जमाना गया कि आप नेताओं के सामने हाथ जोड़ने का, आप हमको खुद से करना है। सर ने बोला था ना, जन्म लिए हैं गरीब परिवार में, हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरेंगे तो हमारी गलती होगी। होगी कि नहीं होगी? इसको बदलना है, ये जो सोच है ना, इसको हमको बदलना है। और ये बदलने के लिए कोई और नहीं आएगा, जन्म हम खुद से लिए हैं और इसको हमको खुद से करना पड़ेगा। और ये चीज 1 रुपया या 1% दे करके कोई गरीबी नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पे सर ने सारा चीज बता दिया है, बताया है ना। तो इससे क्या मिलेगा, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले देखिएगा, जो 1 रुपया आप दे रहे हैं उससे क्या होंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारा वोट बैंक का जो ताकत है वो बड़े उद्योगपतियों का भी ताकत उतना ही है, वोट बैंक की बात है। लेकिन क्या हमको वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य या वो फैसिलिटी हमको मिल पाता है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है? नहीं मिलता है, राइट। तो उन लोग हमारे लिए व्यवस्था नहीं बनाएंगे, हमको खुद से व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं शिक्षा का, तो हर एक आदिवासी को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर हर एक अच्छे आदिवासी के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद से अपना स्कूल डेवलप करना पड़ेगा,
राइट, खुद का अपना टेक्निकल कॉलेज या अलग अलग कॉलेज जो है वो करना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे ना। नहीं तो हमको वही है ना, आज कौन चाहता है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, दिल्ली उल्ली को छोड़ के। हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन हर कोई चाहता है कि मैं सरकारी जॉब करूं। मानसिकता देखिएगा, राइट। तो हमको इसको बदलना है। तो शिक्षा का जो क्षेत्र होगा, जो यूटीजी है, जो एटीजी या 12A सर्टिफिकेट हमको मिला हुआ है, उसके माध्यम से हम स्कूल बनाएंगे, उसके माध्यम से हम कॉलेज बनाएंगे, उसके माध्यम से हम स्वास्थ्य के लिए अपना हॉस्पिटल बनाएंगे। हमको भी वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य मिलना चाहिए जो दूसरों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। देखिए, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, फिर बोलना है ना भाई। देखिए, यहाँ पे मैं लेक्चर देने नहीं, हम लोग सब डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एक कल तक एक अच्छा प्रपोजल लेके आना है, राइट। तो ये मिलना चाहिए। दूसरा चीज है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो गया। तीसरा है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ केस हो जाता है,